डिप्टी कमिश्नर वर्बल जो है वो पिटिशनर को धमकाना शुरू कर देते हैं। इसके कोई सबूत आप लोगों के पास हैं? देखिए- ज़ाहिर सी बात है, आप ऑन एयर ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फंक्शन बंद कर देंगे हम लोग। मैंने उनसे कोई मिन्नत समाजत की, एक जो पाकिस्तान में एक तरीका चलता आ रहा है वो पिटिशनर से कोई खर्चा लेके गए। पूरा ऑर्डिनेंस है ये ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी स्टैट्यूट जो बनेगा नया वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने रिमार्क्स क्या दिए हैं? जब हमने पिटीशन फाइल की तो ये इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया ऑफिस ने। जब भी एग्जेक्टिव को इख्तियारात दिए जाते हैं तो वो अपने इख्तियारात का तजावज़ करते हैं। गैर कानूनी कब्जा होता है, अदालतों में जो है वो जाकर स्टे ले लिए जाते हैं और आम आदमी का जो केस है वो साल साल चलता है। आप एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत को डिक्टेट कर रहे हैं। डीसी जो है वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा हो गया, तो ये क्या तजलील के जुमरे में नहीं आता? मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये भी कहा कि मुमकिन है कि जाती उम्रा भी खाली करवा बिल्कुल बिल्कुल क्या एग्जैक्टली कहा? उन्होंने ये कहा जाती उम्रा के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन आएगी और अगले आधे घंटे में जाती उम्रा भी खाली हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप डेली पॉइंट का यह खुसूसी पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है कब्ज़ा माफिया के हवाले से, और वकला को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग जो है पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कुछ लोग पंजाब हुकूमत के इस अमल को बड़ा सराह भी रहे थे कि 90 दिन के अंदर जो है ज़मीनों के ऊपर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है वो वागुजार करवाया जा रहा है। पंजाब के अंदर एक बिल पास होता है जिसको पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो पास कर लिया जाता है और ये 25 अक्टूबर 2025 को तकरीबन ये पास किया जाता है। और उसके बाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन जाती है, ताहिर मियाँ ताहिर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उसके बाद इस पिटिशन का जो रद्दमल सामने आता है वो आता है मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये सारा मामला है क्या? ज़ाहिर सी बात है, मेरे साथ मियाँ ताहिर के जो वकील हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, कमर ज़मान अवान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर ये क्या मसला क्या बना? इतना बड़ा एक पंजाब का ऑर्डिनेंस पास हुआ मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने फौरी सस्पेंड कर दिया। आपके मुताबिक ये केस है क्या? केस का बैकग्राउंड ज़रा बताएं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे जो एक लीगल फ्रेटर्निटी का और हमारे बीइंग अ कम्युनिटी लीगल कम्युनिटी के जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने बयान करने का हमें मौका दिया। एक ऑर्डिनेंस पास होता है, जैसा कि आपने कहा, ये ऑर्डिनेंस 30 अक्टूबर को पास हुआ। इमूवेबल प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 ये पास होता है। इसमें डीआरसी कमेटीज़ इसके बाबत बनी थी और इसका मकसद ये था कि इन्होंने जो इसके पीछे लॉजिक थी कि हमने जो इलीगल पोजेशंस हैं वो हमने ख़त्म करवाने हैं, सही, और जो राइटफुल ऑनर्स हैं उनको जो है हमने कब्ज़े वापस दिलवाने हैं। इसमें प्रोसीजर ये था कि तो ठीक नहीं था ये? ठीक इसके देखें, एक लॉ का एक प्रोसीजर होता है। जब आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लेजिस्लेशन होती है उसको असेंबली में आना चाहिए, उस पर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए और प्रॉपर डिबेट के उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कशंस करने के बाद वो जो है लॉ नाफिजुल अमल होना चाहिए। ठीक है। जो भी लेजिस्लेशन है उसका प्रॉपर तरीका ये होता है। जो ऑर्डिनेंस का अख्तियार है गवर्नमेंट को पास करने का, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी है कि ऐसी कोई इमरजेंसी है कि जिसमें आपकी जो लेजिस्लेशन आपकी प्रोविंशियल असेंबली या आइदर नेशनल असेंबली वो सिटिंग में नहीं है। इन दैट केस इमरजेंसी में आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस को पास कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, खुदा ना खास्ता, कि आप अपने अगर वाक़यातन ही आप लोगों के इतने खैर ख्वाह थे या गवर्नमेंट वाक़यातन ही इसको लोगों की खैर ख्वाही करना चाह रही थी तो इसको बाकायदा तौर पे असम्बली में पेश किया जाता और इस पे प्रॉपर एक कमेटीज़ जो पहले वहाँ पे बहस होती असेंबलीज़ में, देन कमेटीज़ में इस पे बहस होती, फिर वो एक चीज़ आपको प्रॉपर चेन एक प्रॉपर चेन के ज़रिए आपको एक बेहतरीन जो है वो एक एक्ट आता। और उसमें ये चीज़ें जो आज लूप होल्स मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की कोर्ट में जो आपकी डिस्क्रिपेंसीज और जो ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये जो बेसिकली ये केस
आपने जो पिटीशन दायर की थी, ये पिटीशन का ज़रा बैकग्राउंड बताएं। ये पिटीशन है क्या? कब दायर की? क्या ये डायरेक्ट ही मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के कोर्ट में ही ये आपका केस लगा था? ये केस का पहले बैकग्राउंड बताएं, फिर आगे इसके ऊपर डिबेट करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ये प्रॉपर्टी थी फैसलाबाद में। हम्म। ये एक मार्की लगी हुई थी और बड़ी पोश मार्की थी वहाँ पे। हम्म। जो पटिशनर था वहाँ पे टेनेंट था थ्रू हम्म। रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट, हम्म। और 50 साल का वहाँ पे एग्रीमेंट रिटन था, और ये कुछ 10 साल से वहाँ पे रनिंग मार्की का बिजनेस चल रहा था। हुआ ये कि जो ऑनर्स थे उनके आपस में दो भाई थे और एक बहन थी, उनके आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हुए। ठीक है। उन्होंने, जो टेनेंट था, जो पटिशनर है यहाँ पे, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप यहाँ से इस मार्की को शिफ्ट करेंगे हम्म। एक विद इन अ 1 ईयर टाइम पीरियड, और हम इसके एवज आपको 1 करोड़ 35 लाख रुपया कंपनसेशन देंगे। हम्म। अकॉर्डिंग टू स्टिपुलेटेड जो कंडीशंस थी, उन्होंने 91 लाख रुपया उन्होंने पटिशनर को रिटर्न कर दिया। हम्म। बाकी अमाउंट रिटर्न करने की बजाय उन्होंने लिटिगेशन स्टार्ट कर दी ठीक है। बिफोर द ऑनरेबल रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है। यानी वहाँ कि पे, रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्कशन ही नहीं हुई अभी इस केस के हवाले से। जी बिल्कुल, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल में वहाँ पे केस चला गया। पटिशनर ने भी वहाँ पे अपना जवाब जमा करवाया, लीव टू कंटेस्ट जो है वो मंजूर हुई वहाँ पे। हम्म। और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, हम्म। पटिशनर जो है वो रेगुलरली वहाँ पे 50,000 रुपया रेंट जो था, ऑर्डर, जो कोर्ट के ऑर्डर्स की बाबत जो है वो जमा करवा रहा था, जी। और विद इन ड्यू डेट उसमें कोई रेंट डेट नहीं हुआ। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि उसमें इंजेक्टिव ऑर्डर था। अच्छा। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया हुआ था, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, और वो स्टिल अभी जो हमारी लिटिगेशन थी वहाँ पेंडिंग थी, और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो थी वो 6/1/26 थी। अच्छा। इसी दौरान ये होता है कि ये ऑर्डिनेंस आ जाता है, और हम्म। वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देते हैं, और हम्म। डिप्टी कमिश्नर वर्बल जो है वो पिटिशनर को धमकाना शुरू कर देता है। अच्छा, यानी कि जो पिटिशनर है इस केस का, जिसका नाम ताहिर है, जिसका मुकाबला होता है पंजाब गवर्नमेंट से, बिल्कुल, उनको डराया धमकाया जाता है। उनको फ़ोन पे डराया धमकाया जाता ये है। कौन डरा रहा था? डीसी ऑफिस से जो उनके कारिंदे थे, अच्छा। उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो उनको डरा धमका भी दे रहे थे, और सिमिलटेनियसली उनसे जो है वो रिश्वत भी तलब कर रहे थे। अ, अच्छा, इसके इसके कोई सबूत आप लोगों के पास हैं? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आप ऑन एयर ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर और उनकी जो ऑफ़िस में बैठी हुई टीम है, उन्होंने धमकियाँ दी और रिश्वत तलब की। मैं इसमें आपको सबूत मैं ये देता हूँ कि जब वो पहले आए, उन्होंने मुझे डराया धमकाया। मैंने उनको कहा, मुझे ऑफिस में बुलाया, मैंने उन्हें कहा कि ये रिटर्न टेनेंसी है, ये मेरा दावा पेंडिंग है। उन्होंने कहा जी मैं आपका फंक्शन बंद कर देंगे, हम आपको सील कर देंगे मार्की को। मैंने उनसे कोई मिन्नत समाजत की। एक जो पाकिस्तान में एक तरीका चलता आ रहा है, वो पटिशनर से कोई ख़र्चा लेके गए, और उन्होंने 2-4 खर्चा दिन दिया? खर्चा दिया, और वो मार्की चलती कितना रही। खर्चा दिया? वो 50,000 एक दफ़ा लेके गए, 50,000 फिर लेके गए। और और ये सिर्फ़ कब्ज़ा वागुज़ार करवाने के एवज़ उन्होंने कहा कि आपको नहीं, कब्ज़ा यहाँ से आपको उठाया नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल, ये पैसे दे दें। कि आपकी जो है हम पोज़ीशन आपका बरकरार रहेगा। अच्छा। उसके बाद अगेन उन्होंने हमें डराया धमकाया, फिर हम पेश हुए। हमने उनको कहा कि मैं इसमें फ़ॉल नहीं करता। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो इटसेल्फ एक तो ये बात है कि ये जो पूरा ऑर्डिनेंस है, हुँ। ये ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ओह! और अल्ट्रा वायर्स है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 175 सबसेक्शन 3 क्लियरली ये कहता है कि कोई भी लॉ, हुँ। कोई भी स्टैट्यूट जो बनेगा नया, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। हुँ, बिल्कुल, और आर्टिकल 10A जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल देता है ऐसी है, एवरी राइट टू फ्री सिटीजन, बिल्कुल, ये सबका राइट है। और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। हुँ। अब इसमें आप ये देखें, जो सेक्शन, इवन देन आप इस ऑर्डिनेंस के अलावा भी आप सेक्शन 8 जो देखें, जिसके तहत डीआरसी कमेटीज़ बननी थी, डीआरसी कमेटीज़ का ये काम नहीं था। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो पोजेशन दिलवाएंगी। हुँ। डीआरसी कमेटीज़ का सिर्फ ये काम था कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, सही। वो फैक्ट्स फैच करेंगे,
वो ठीक। दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, इनिशियली दे वुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। अगर वो एमिकेबली डिस्प्यूट रेजोल्यूट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, तो देन वो जो अपनी फाइंडिंग्स होंगी हाँ। वो ट्रिब्यूनल को सबमिट करवा देंगे। ठीक है। कमर साहब ये बताएं ना, आपने पिटीशन दायर कर दी, ठीक है। पिटीशन दायर करने के बाद आगे जब ये केस जाता है मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास, तब क्या आर्गूमेंट्स क्या हुए कोर्ट के अंदर, क्या जो है डिटेल्स में गुफ्तगू हुई, जरा क्या हुआ, ये बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जब हमने पिटीशन फाइल की तो ये इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया ऑफिस ने, हमारे बीइंग रजिस्ट्रार ऑफिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस ने। कि हमने ये वो पिटीशन इस काबिल नहीं है। इस काबिल नहीं है हम। अच्छा। और हाई कोर्ट रूल्स में है कि अगर आप वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो फिर आप एज अ ऑब्जेक्शन केस, आप उनको कहते हैं कि आप मेरा ऑब्जेक्शन एज अ ऑब्जेक्शन केस ही आप मेरा फाइल करते हैं। तो फिर वो हाई कोर्ट के जज को इख्तियार होता है, वो सुनता है, अगर वो काबिल समात है तो वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर देता है। मेरी पिटीशन जो थी मियाँ ताहिर वर्सेस जीओपी, ये भी ऑब्जेक्शन केस लगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन लगने के बाद ये मिस्टर जस्टिस खालिद इसहाक साहब की कोर्ट में लगा। अच्छा। और वहाँ पे मेरी ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गई। हम्म उसके बाद जो है ये मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहब की कोर्ट में लगा, साहिबा की। और वहाँ पे मैंने उनको ये प्राइज़ किया, ऑनरेबल मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को, कि मैं इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक लीगली ऑक्यूपेंट हूँ। मैं रिटन टेनेंसी जो है एग्रीमेंट के ज़रिए मैं यहाँ पे काबिज़ हूँ। और मेरा एक ऑनर कॉम्पिटेंट कोर्ट से मेरा स्टे ऑर्डर जो है वो इंटैक्ट है और मैं इसमें रेंट पे कर रहा हूँ। लिहाजा मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। और दूसरा, ये ऑर्डिनेंस इट्सेल्फ अल्ट्रा वायर है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, यानी कि जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है, उसमें तो ये है कि किसी भी जगह के ऊपर कोई गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन उन्होंने कभी कब्जा शो नहीं किया। ये कहा कि मैं रेंटेड हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। बिल्कुल, आपके हमने हाँ, ऑनरशिप, हमने अदालत में भी ऑनरशिप क्लेम नहीं की। हाँ, यानी कि ऑनर नहीं है। हम ऑनर ना ऑनर थे, ना हैं, ना हम क्लेम करते हैं। हम जो है वो एडमिटेडली टेनेंट हैं। ठीक है, और हमारा रेंटेड है, बिल्कुल। कॉम्पिटेंट कोर्ट से इंजेक्टिव ऑर्डर था, हम पैसे जमा करवा रहे थे। और हमारी नेक्स्ट डेट जो थी हेयरिंग की वो 6/26 थी। और लेकिन देखें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें कि जब भी एग्जेक्टिव को इख्तियारात दिए जाते हैं हाँ, तो वो अपने इख्तियारात का तजावुज़ करते हैं। यानी कि क्या नाजायज इस्तेमाल करते नाजायज़ हैं। इस्तेमाल करते हैं? क्या एक पटवारी हम्म जाली फर्ज जारी नहीं करता? हम्म क्या एक तहसीलदार और एसी मिलके जाली रजिस्ट्रियां नहीं बनाते सब रजिस्ट्रार ऑफिस में? जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने रिमार्क्स क्या दिए उन- आपके जो जब आपकी मैंने कन्वर्सेशन थी? उनके सबमिट की अपनी सबमिशन, तो उन्होंने जो स्टेट काउंसिल खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लॉ जो है, क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट कर दिया? आपने पाकिस्तान के जो तमाम लॉज हैं वो आपने ख़त्म कर दिए? क्योंकि इस लॉ में लिखा हुआ है, जो इसका ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि ये तमाम जितने भी कवानीन हैं उन सब से ऊपर होगा। सही। उस पे इस लॉ ऑर्डिनेंस को तो फिर ये ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया। फिर ये सस्पेंड हो गया। उन्होंने कहा, ऑनरेबल मिस जस्टिस आलिया नीलम ने, कि एक पाकिस्तान में एक जुडिशल सिस्टम है और वेल इंट्रेंच जुडिशल सिस्टम है, यहाँ पे सेटल्ड लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप एक किस तरह एक डीसी को एक पैरेलल खड़ा कर सकते हैं जुडिशरी के? नहीं, क्यों? अगर आप मुझे ये बताएं, आपने बोला कि हमने ये नहीं कहा कि इलीगल कब्जा जो है, वो जो कब्जा करते हैं, पोसेशन लेते हैं इलीगल, हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर ये कानून ज़मीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ था, तो आपने इसे चैलेंज क्यों किया, ये पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप जो देखें, पाकिस्तान इमूवेबल में, प्रॉपर्टी का? मैं एज आई ऑलरेडी सेड कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं, वहाँ पे आपको नहीं लगता? एग्जैक्टली हैं चीज़ें, क्या कमर साहब, आपको लेकिन लगता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर एक कब्जा इलीगल पोसेशन होता है या गैर कानूनी कब्जा होता है,
अदालतों में जो है वो जाकर स्टे ले लिए जाते हैं और आम आदमी का जो केस है वो साला साल चलता है। क्या आपको नहीं पता? मैं आपको इसमें एक चीज़ डिफाइन चलता है करता केस। हूँ। मैं आपको इसमें उसकी रीज़न क्या है। हाँ। सबसे पहले 2 नंबरी कहाँ होती है? पटवारी जाली जो है फ़र्ज जारी करता है। पटवारी जो है वो जाली गिरदावरी, खसरा गिरदावरी जारी करता है। हम्म। खसरा गिरदावरी जो होती है वो किसी का पोज़ेशन शो करवाती है। हम्म। आपका पटवारी जब चंद पैसे लेके हम्म। 2000 5000 में हम्म। खसरा गिरदावरी जो गलत आप ऑनेस्ट, तस्लीम करते हैं कि केसेस बहुत प्रोलॉन्ग चलते हैं? उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो भी सर, एग्जेक्टिव है। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि अदालतों के अंदर आम आदमी के ज़मीनों के केस साला साल चलते हैं, बीसियों साल चलते हैं? मैं अब जो जो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हैं कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप उसमें तस्लीम करते हैं? हम इस तस्लीम देखें, वो कोई वकला की वजह से नहीं चल रहे। नहीं, नहीं, वो कोर्ट्स जब किसी भी गरीब को या सादा लो इंसान को, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? उसके एक तरीका है। कहाँ जाएगा वो? आप उसका एक तरीका ये है कि आप सवाल ये है, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल अदालत में जाएगा। इंसाफ किसने देना है? अदालत ने देना है। तो इंसाफ में इतनी ताख़ीर, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इंसाफ में इतनी ताख़ीर है या जुडिशल सिस्टम में हमारे कहीं ना कहीं खामी है, तो जिन लोगों के केसेस जो हैं साला साल नहीं रिजॉल्व हुए, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोटेक्शन बिल के तहत जो है 90 दिन के अंदर उनको जो है कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर दी प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें यह है कि आपने एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना था। आपने इसकी आड़ में, मैंने आपको एक एग्जांपल ये दी है। एक केस उस दिन ऐसा भी आया मैडम के सामने कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो लिटिगेशन पेंडिंग थी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक चीज़ परवेलेंट है कि हम यहाँ पे रिटर्न जो है वो एग्रीमेंट होता है। आप मेरे से प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए की टोटल कंसिडरेशन तय होती है। 2 करोड़ रुपए आप मुझे देते हैं और मैं आपको पोजेशन दे देता हूँ। सही। 2 करोड़ रुपया एक हमारी एक फर्दर जो है वो एग्रीड डेट जो है वो तय हो जाती है कि 2 करोड़ रुपया आप मुझे देंगे और देन मैं आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल करवा दूंगा। और इस चीज़ को सेक्शन 22 सेक्शन 23 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद आप मेरा राइट, मैं आपसे पैसे भी ले लूंगा, मैं इंतकाल तो मैंने आपको नहीं दिया। आप मेरे खिलाफ एक सिर्फ एप्लीकेशन देंगे डीआरसी में जाके और डीआरसी मुझे डिस्पोजेस कर देगी। क्या आम आदमी की ज़मीन पर खुदा न खास्ता अगर कब्ज़ा होता है और वो कब्ज़ा 90 दिन के अंदर वागुजार करवा लिया जाता है, तो क्या ये अमल ठीक नहीं है? सर देखिए, आप मुतमईन हैं? कानून के मुताबिक चीज़ें होनी सर, चाहिए। देखिए, कानून से तो बालातर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी नहीं ना, वो कहते हैं बिल्कुल, कि वो इसमें देखें जो डीसीज एक्ट कर रहे थे वो सर, ऐसे बालातर सवाल ही ये थे। नहीं है। सवाल मेरा ये है, एक आदमी, आम आदमी, सादा लो इंसान, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है और वो कब्ज़ा वागुजार करवाने के लिए अदालतों में क्या साला साल केस चलता है? बहुत स्पीडी, देखें आप, साला साल केस चलते स्पीडी हैं? जस्टिस भी मिलता है। इन्हीं अदालतों ने बहुत सर, से लाखों बहुत लोगों को केसेस होंगे, रिलीफ दिया है। बहुत केसेस होंगे। बहुत आपके मुताबिक क्या केसेस पेंडिंग नहीं पड़े हुए? आप बात ठीक कह रहे हैं, दूसरे लेकिन नंबर पे दूसरी मुझे साइड पे सर, पहला सवाल ये, क्या केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के? पेंडिंग है, उसमें भी अच्छा, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि आपने बोला बेशुमार चीज़ें आपने डिस्कस की, तो आम आदमी को जो केसेस हैं ज़मीन के हवाले से, वो क्या साला साल चलते नहीं हैं अदालतों में? अब मेरा थोड़ा सा पहले इसमें सिर्फ पहले ये बताएं, नहीं, चलते हैं? इसमें देखें, चलते हैं? आप इस सर, तरह आप देखिए कि क्या आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप जाकर कोर्ट से रुजू करते हैं, तो क्या 90 दिन के अंदर फैसला होता है? इसमें काइंडली मुझे थोड़ा आपको इन्फॉर्म करने दें, इसकी इसकी रीजंस क्या हैं। देखिए, आप इसकी रीजंस की तरफ आए ना। हमारी जुडिशरी की तादाद कम है, पाकिस्तान की आबादी हर साल बढ़ती है। तो ठीक नहीं है ये पंजाब प्रोटेक्शन देखिए, ये जो देखिए, ऑर्डिनेंस था अब इस इमूवेबल तरह प्रॉपर्टी के ऊपर? आप अगर एक स्पीडी सिर्फ करने के लिए अगर लोगों के साथ जुल्म करना शुरू कर देंगे, देखें ये चीज़ भी तो गलत नहीं, है तो ना। आम आदमियों को अगेंस्ट इंसाफ नहीं मिला इससे? इससे आपको मैंने 90 दिन के अंदर? एक एग्जांपल मैंने सर, आपके सामने रखी है। कई अभी तक तकरीबन कुछ 200 पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक। और मेरी इस पिटीशन में आपको मैं कॉपी दे के जाऊंगा इस लॉ की, और इसमें आप पढ़िएगा कि क्या जो सेक्शन 8 है वो डीआरसी को या डिप्टी को इख्तियार देता है किसी को डिस्पोजेस करे। बिल्कुल नहीं देता, इस ऑर्डिनेंस में भी नहीं लिखा हुआ।
इस ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये लिखा है कि डीआरसी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी और ट्राइब्यूनल्स बनेंगे और ट्राइब्यूनल्स डिसाइड करेंगे। वहाँ पे भी रिटायर्ड जजेस ने बैठना है। डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार नहीं है फैसला करने का। डिप्टी कमिश्नर्स ने एक 6 लोगों की कमेटी है जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओ है, आपका डीएसपी है, आपका एडीसीआर है, आपका एसी है और उन्होंने एक नुमाइंदा और रखना है। उनको कतन इस कानून में भी कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी को डिस्पोजेस करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनानी थी। आम आदमी को इंसाफ मिलता है इससे? मैं आपको हम इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉलो करते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल लॉ सिस्टम है उसमें एक सटल प्रिंसिपल है कि आप बजाय 100 बंदे जो गुनाहगार हैं उनको आप सज़ा देने के, अगर आप एक बेगुनाह को सज़ा देंगे ना वो गलत है। ठीक है, 100 गुनाहगारों को छोड़ दें, 100 गुनाहगारों को छोड़ दें, एक गुनहगार को सज़ा देना गलत है। गुनाहगार को सज़ा देना गलत है? बेगुनाह को, एक बेगुनाह को। अच्छा, एक बेगुनाह को। मैंने कहा कि गुनाहगार, वैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे आपके बारे में यही कह रहे हैं कि जो आपने बात की, लेकिन क्या आम शहरी जो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है, उसको ज़मीन का कब्जा जो है वो फौरी मिल जाता है ये 90 दिन के अंदर, तो ये ऑर्डिनेंस क्या अवाम दुश्मनी ऑर्डिनेंस है आपके मुताबिक? मैं सर बार बार अर्ज़ ये कर रहा हूँ, आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो गवर्नमेंट को जुडिशरी के साथ बैठना चाहिए। गवर्नमेंट को पंजाब बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसल्स के साथ बैठ के कोई ऐसा, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देखें, बीइंग अ कम्युनिटी और बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी, अगर अर्ली डिस्पोजल होगा तो हमें तो फ़ायदा है। लोगों का जब अदालतों पे एतमाद दोबारा से कायम होगा, वो अदालतों में आएंगे, तो बीइंग अ कम्युनिटी हमारा ये फ़ायदा है, हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, प्रोटेक्टर है। कोई भी काम, कोई भी एक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, वो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करेगी तो बीइंग अ लॉयर फ्रेटर्निटी, बीइंग अ लॉयर, और मैं उस फ्रेटर्निटी से हूँ, ये मेरी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके केस में आपने कहा डिप्टी कमिश्नर्स का जिक्र किया कि उस ऑफिस से जो है वो कॉल्स आती हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने ये भी सोशल मीडिया के ऊपर वकला हज़रात ने कहा कि इस तरह के ऑर्डिनेंस से अदलिया की तजलील होती है। क्या आपके मुताबिक ये अदलिया की तजलील है इस तरह को? 100% तजलील। देखें, आप एक हाई कोर्ट जो होती है वो एक प्रोविंस की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। उसको आपके लॉज जो है वो इंटरप्रेट और जुडिशियल रिव्यू का उसको इख्तियार है उसके ऊपर। आप एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, अब इस ऑर्डिनेंस में ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलने वाली प्रोसीडिंग्स में कोई स्टे ऑर्डर करने का इख्तियार नहीं है। आप एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत को डिक्टेट कर रहे हैं, तो क्या जब डीसी जो है वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा हो गया, तो ये क्या तजलील के ज़ुमरे में नहीं आता? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक्ट में लेकर आने से क्या होता है कि जनाब अदलिया की तजलील होती है, तो इससे अवाम का जो रिलीफ का पैरामीटर है उसमें स्पीड ही नहीं आ जाती कि डिप्टी कमिश्नर्स इन्वॉल्व होते हैं लोकल लेवल पे और वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं, या जो आपने देखा कि ऑन ग्राउंड कुछ रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं? मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि देखें, हमारा जो लॉ कहता है ना, आप जो एग्जेक्टिव की आप बात कर रहे हैं कि वो उनके इन्वॉल्व होने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारा लॉ क्लियर कट है कि लैंड मैनुअल एक्ट कहता है कि जब कोई, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही है कि बहनों का लोग हिस्सा खा जाते हैं भाई, और हम उन्हें उनको हिस्सा दिलवाना था, और जो हाई कोर्ट ने और कोर्ट्स ने आके हमें इस जायज़ काम से और एक नेक काम से हमें रोक दिया है। लैंड मैनुअल एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, उसका चैप्टर 7 उसमें ये कहता है कि जब कोई बंदा फौत होगा, उसकी जो वरासत होगी, उसका जो तरका होगा, पटवारी जो है बाउंड है कि 40 दिन के अंदर अंदर, वो किसी की एप्लीकेशन के बगैर वो बाउंड है कि इनहेरिटेंस म्यूटेशन, वरासती इंतकाल करने का पाबंद है। सही। क्या आपका पटवारी, कोई पटवारी इतने बड़े सूबे में, कोई पटवारी वरासती इंतकाल
एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप 40 दिन में आपके पास एप्लीकेशन आए या आपके पास एप्लीकेशन ना आए। यानी कि आपके मुताबिक ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सिर्फ आमरीत के लिए है, गरीब बंदे के लिए नहीं है। ये एक स्मोक स्क्रीन है, ये लोगों के लिए एक गिमिक है, एक पॉलिटिकल गिमिक है। अगर गवर्नमेंट वाकया ही सीरियस है तो गवर्नमेंट हायर जुडिशरी के साथ बैठे, गवर्नमेंट पाकिस्तान बार कौंसल्स के नुमाइंदों के साथ बैठे, पंजाब बार कौंसल्स के नुमाइंदों के साथ बैठे और कोई ऐसा लाहे अमल तरतीब दें कि जिससे लोगों को स्पीडी और लोगों को इंसाफ मिल सके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर किसी गरीब को उसकी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने में कानून मदद देता है, कानून मदद फ्राहम करता है, तो उससे आमरीत के साथ उसको तशबीह क्यों दी जाती है? इस आपने पंजाब में अभी आप चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। कुछ देर पहले एक सीसीडी का अदारा बनाया गया। अब उसके फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को कल एक यंग लड़का परसों अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था और सीसीडी ने आके वहाँ से तलाशी ली और तलाशी के दौरान तलख कलामी हो गई और सीसीडी ने उसको उठा लिया वहाँ से और एक्स्ट्रा जुडिशियल उसका मर्डर कर दिया। देखें, जब आप लॉ, गवर्नमेंट का काम है कि लॉलेसनेस क्रिएट करना नहीं। कभी भी कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा कायम नहीं रहता जब चीज़ें आप किसी को आप कोई ओहदा कानून से बड़ा नहीं होता। कोई ओहदा नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन अब आप ये बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको अदालतों से फौरी इंसाफ मिल जाता है? देखिए, अदालतें हमारी जो हैं उन पे मैं ऑलरेडी आपको ये कह चुका हूँ कि बर्डनाइज हैं। आप नए मेरा जजेस सवाल की ये नहीं है। जजेस मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ सादा सा है, क्या आपको लगता है कि गरीब आदमी या आम आदमी उसको अदालत से बर वक्त इंसाफ मिलता है? येस और नो? मैं बिल्कुल यस। अब मैं आपको मिलता है? मैं आपको आपको रीज़न बताता हूँ। अच्छा, अगर आप बर वक्त केसेस में आपने कहा है कि इंसाफ मिलता है, तो ये जो बीसियों सालों से जो केसेस हैं, उनके फैसले क्यों अभी तक नहीं आए? मैं उसकी आपको रीज़न पहले भी बताई कि उसमें भी एग्जेक्टिव का सबसे बड़ा रोल है। जब एक पटवारी 2 नंबर फ़र्द जारी करता है, सिविल कोड देखें, सिविल कोड का काम है, एक हमारा क्यूएसओ है, कानून शहादत ऑर्डिनेंस। उसके ज़रिए एक बाकायदा तौर पे शहादतें होती हैं, जिरा होती है और उससे फिर सच अखज़ किया जाता है। देखिए, आप कहते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो लोगों के मसाइल हल करेगी। एग्जेक्टिव को इस ऑर्डिनेंस में भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी को डिस्पोजेस करें, लेकिन आपकी एग्जेक्टिव जो है वो इख्तियारात के बावजूद, क्या ऑर्डिनेंस में कोई इख्तियार था कि डीआरसी डिस्पोजेस करे किसी को? बिल्कुल नहीं है, कैटेगोरिकली नहीं है। और इनके अपने लॉ ऑफिसर ने वहां पे कोर्ट में ये एडमिट किया कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आप एक तरफ अदालत में जो है वो एडमिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आके आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स को मिलाइन कर रहे हैं और उन पे क्रिटिसाइज और अनड्यू क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका अपना लॉ ऑफिसर वहां पे एडमिट करता है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार नहीं था। सही। और मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि अगर वो कर रहे हैं इलीगल काम तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? अच्छा, आपने क्या कार्रवाई की उनके अगेंस्ट? वहां पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने टाइम मांग लिया और मैं इस बात पर उन्होंने कहा कि जब एक देखें आर्टिकल, थोड़ा चीजें समझें, आर्टिकल 10A जो है वो बिल्कुल फेयर ट्रायल का राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, जब ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, चीजें, आप एक ऑर्डिनेंस अगर पूरी स्कीम ऑफ लॉ को डिस्टर्ब कर देता है, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे सीधा साधा ये है कि आप अदलिया की तजलील करके आप अपनी मर्जी के फैसले थोपना चाहते हैं इस अवाम पर, जैसा कि आपने पहले थोपे हैं। जिस आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ? आपने एक जज की जो है वो जिसने रजिस्ट किया, आपने उसकी डिग्री जाली करवा दी। आप जाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जाली नहीं थी। उसमें देखें, जो आपको ब्लेम करना बहुत आसान है, बिल्कुल, लेकिन वो कोर्ट्स ने डिसाइड करना था मैटर, और उसके ये
पूरा देखें, आपका मीडिया और सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि जुडिशरी को किस तरह प्रेशराइज़ किया जा रहा है और अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले किए जा रहे हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनसे मन मर्ज़ी के फ़ैसले लें। लेक अच्छा, चीफ जस्टिस साहिबा ने मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये भी कहा कि मुमकिन है कि जाती उम्रा भी खाली करवा ली बिल्कुल, जाए। बिल्कुल क्या एग्ज़ैक्टली कहा? ये पहले उन्होंने ये ये बताइए। कहा कि अगर ये कानून रह गया, हुँ, तो फिर जाती उम्रा के ख़िलाफ़ भी एक एप्लीकेशन आएगी हुँ। और अगले आधे घंटे में जाती उम्रा भी खाली हो जाएगा। तो क्या कानून किसी भी ताकतवर इंसान के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत रखता है या डालेगा? मैं यही आपसे बार-बार ये आपको बात समझा रहा हूँ कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ़ॉलो नहीं होगा, जब आप एग्ज़ेक्टिव के हुँ, एक 2001 से पहले मैजिस्ट्रेरियल पावर्स होती थी डीसीज़ के पास, ठीक है। तो क्या तब लोगों को इंसाफ मिलता था? लोगों के साथ जुल्म होता था। हुँ, इसीलिए 2001 में मैजिस्ट्रेरियल पावर्स कोर्ट्स ख़त्म की गईं। हुँ। आप थोड़ा बैकग्राउंड में जब जाएँगे हिस्ट्री में, वो इतनी उनकी अफ़ादियत अगर थी, हाँ। तो क्यों ख़त्म की गईं? तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको भी सस्पेंड करने के बजाय इसमें तरमीम क्यों ना की? तरमीम भी तो की जा सकती थी, देखें, अमेंडमेंट की जा सकती थी। उन्होंने फुल बेंच तश्कील दिया है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने। फुल बेंच जो है वो तश्कील होगा, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स पे बात होगी और एक अगर कोई एक्ट ऐसा आता भी है, तो इसमें पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक होगा। हुँ, देखिए, पूरी दुनिया में ये एक सेटल लॉ है और अनगिनत कन्वेंशंस हैं कि हर बंदे को राइट है किसी भी लिटिगेशन में कि वो अपने कौंसल के ज़रिए पेश हो सके, हुँ, वो अपना वकील कर सके। हुँ, लेकिन ये ऑर्डिनेंस कहता है कि आप वकील भी नहीं कर सकते। हुँ। आप अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को ये जो प्रोटेक्शन बिल है, ऑर्डिनेंस है, ये जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ओनरशिप ऑफ ऑफ इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है, आपके मुताबिक इन ऑर्डिनेंस में खामियाँ क्या हैं? क्विकली। मैं आपको खामियाँ इसमें ये बताता हूँ कि एक तो आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, जो स्पिरिट है, उसके अगेंस्ट बनाया। आपने ये ऑर्डिनेंस ला के पूरे जितने भी आपके एक्ट्स थे, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, आपका कानून शहादत ऑर्डिनेंस था और जो हुँ, आपके दूसरे स्टैट्यूट से आपने उनको एक अबायंस में रख दिया। हुँ, उनकी जो वैलिडिटी, उस पे आपने सवाल उठा दिए। हुँ, तीसरा इसमें इसमें आपने डीसी को, साहब बहादुर को हुँ, इतना आपने पावरफुल बना दिया, हुँ, क्योंकि डीसी तो इसमें खुदा बन गया। नाउज़ुबिल्ला, हुँ, डीसी लोगों को फ़ोन कर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, वो आपको आके दिखा रहा है कि ये मेरा केस पेंडिंग है, इसमें मैं ये ड्यू जो भी कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, जो मैं कहूँगा वो। देखें, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हुँ, ये 21वीं सदी है हुँ, और इसमें ऐसे डीसी साहबान खुदा अगर बनना चाहें तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर सही। उनको जज बनने का शौक है, फैसले करने का शौक है, तो वो जुडिशरी के इम्तिहान दे दें और वो जज बन जाएं। हुँ, आप एक, एज आई ऑलरेडी सेड, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है की स्कीम में जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव को सेपरेट सेपरेट रखा गया है। हुँ, सही। क्यों? और जुडिशरी को इख्तियार है कि वो एग्जेक्टिव के किसी भी ऑर्डर को और एक्ट को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। जब ये ऑर्डिनेंस सस्पेंड होता है, तो आवाज़ें बड़ी दूर-दूर तक गई। ऐवान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया। आपको कोई धमकियाँ भी मिली दाएँ-बाएँ आए से? नहीं, पर्सनली तो मुझे कोई धमकी नहीं मिली। हाँ। लेकिन देखें, हम जो ऑनरेबल कोर्ट्स की तजलील की गई और जिस तरह की ज़ुबान जो है वो प्रोविंशियल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली के बाहर इस्तेमाल की हुँ, गई, वो नाकाबिले फ़हम है। हुँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऑलरेडी ये बात कह चुका हूँ कि अगर आप वाक़यातन ही खैर ख्वाह हैं और लोगों को स्पीडी जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, आप अदलिया के साथ बैठें, आप
जो लॉयर्स के नुमाइंदे हैं, हमारी पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनके साथ बैठें। आप एक कोई टेंजिबल और एक जो लॉ, एक वेल फॉर्मुलेटेड लॉ तश्कील दें और आप स्पीडी जो है वो कोर्ट्स के ज़रिए, एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए लोगों को इंसाफ लेके दें। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कमर ज़मान अवान साहब ने किसी ऐसे शख्स का केस जो है वो लड़ा हो जो ऑलरेडी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो केस अपना अदालत से हार गया हो? कभी लाइफ में इस तरह हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बहुत से कब्ज़े लोगों से खाली हुई और अदालतों ने बहुत से हज़ारों लाखों लैंड ग्रैबर से जो है वो लैंड वागजार करवा के ओरिजिनल ऑनर्स को लेके दिए। सही। आपने बड़ी डिटेल्ड में गुफ्तगू की कमर भाई कि इस तरह जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जुडिशल के इम्तिहानात दें और जुडिशरी में आ जाएं, तो क्या सारे फैसले अदालत ने करने हैं? अगर अदालत ने ही सारे फैसले करने हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कहीं भी आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री देखें, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी काजी का जो ओहदा होता था वो अलग, हमेशा से अलग, सेपरेट है एग्जेक्टिव से। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका किरदार क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की से जो उनकी पावर्स हैं उनको बताई गई हैं कि आपने प्राइस कंट्रोल करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है उनके। देखें, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत काम हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि लॉ स्टिपुलेटेडली कहता है कि आपने 40 दिन के अंदर इनहेरिटेंस म्यूटेशन इटसेल्फ खुद से दर्ज करनी है, आपके पास कोई आए या ना आए। क्या डीसी हजरात, क्योंकि रेवेन्यू का हेड ज़िले में कौन होता है? डीसी। क्या इसको इंश्योर किया किसी डीसी ने? आप अपनी जिम्मेदारियां तो अदा नहीं करते और आप जो है एक फेम के लिए और मीडिया हाइप के लिए और एक पॉलिटिकल गिमिक के लिए आप जो है वो जुडिशरी के काम जो है संभालना चाहते हैं। आप एक बेसिक लॉ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके आज तक। पूरे पंजाब में कोई एक पटवारी भी खुद से बार बार ये कहते हैं कि हमने औरतों को उनका जो है विरासत का हक दिलवाना है, तो आप अपने पटवारीज को क्यों एक नोटिफिकेशन नहीं, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती डीसीज को कि सब इम्प्लीमेंट करें और 40 दिन के अंदर जितने भी विरासती इंतकाल हैं, जो एक बंदा फौत होता है विद इन 40 डेज वो पटवारी खुद से दर्ज करें। तो कोशिश तो कर रही थी ये प्रोटेक्शन नहीं, ये देखें, ये तो आपकी टोटली एक इंटरफेरेंस है जुडिशरी को नीचा दिखाने की कोशिश है। आपने डायरेक्ट जुडिशरी पे एक असॉल्ट किया है और एक हाई कोर्ट के जज को आप एक डीसी के ताबे बनाना चाहती हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, यहाँ पर ताकतवर के लिए कानून अलग और कमज़ोर शख्स के लिए कानून अलग है, कुछ नरमी है? बताइएगा इस बारे में। उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? यही आपकी डीसीज होते हैं। आप किसी भी एक आम सिटीज़न है, आप भी एक सिटीज़न हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कानून दो तरह के हैं, ताकतवर के लिए मैं और आपको है उसका और बड़ा डिटेल्ड जवाब देता हूँ कि आप भी एक ऑर्डिनरी सिटीज़न हैं। क्या आप किसी ताल्लुक के बिना आप किसी डीपीओ के ऑफिस में जा सकते हैं? जा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं जा, कतन ऐसा नहीं है। सर, मैं जा सकता हूँ। ऑर्डिनरी सिटीजन से आप पूछें कि जाते हैं? बिल्कुल नहीं। डीपीओ तो आप खुली कचहरी कर रहे हैं। वो खुली कचहरी डीआईजी फैसल कामरान, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पंजाब पुलिस को इतना खूबसूरत बना दिया है, इतने खूबसूरत अंदाज से वो दफातर बना दिए हैं, पंजाब ये पुलिस स्टेशंस को इतने खूबसूरत अंदाज से बनाया हुआ है, लोग वहाँ पर जाते हैं। क्या आज पंजाब पुलिस से करप्शन ख़त्म होगी? मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, और देखें, आपका सवाल ये था कि क्या आम शहरी जो है वो डीपीओ के ऑफिस में जा सकता है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल जा सकता है। कतन नहीं जा सकता सर, जा सकता है। खुली कचहरी जो है कितने सर, डीआईजी फैसल कामरान के ऑफिस में आम शहरी जा सकता है। ऑफिस में नहीं जाते, मैं उसका खुद विटनेस हूँ। वहाँ पे वो 10 मिनट के लिए आते हैं, लोग 6-6 घंटे बैठते हैं और किसी की सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। कितने लोगों का जो फैसल कामरान साहब हैं, कितने लोगों के उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए? बहुत से।
आप अभी देखिए पंजाब पुलिस के ऑफिशियल वो पेज के ऊपर बाकायदा लाइव कॉल्स की जाती हैं मैं और मैं- उसमें जिनके ऊपर अमल नहीं हो रहा होता, जिन कंप्लेंट्स के ऊपर, उनको बाकायदा तौर पर वो ऑन करते हैं और ऑर्डर जारी करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको ये पॉलिटिकल आपकी जो हमारा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर, जी। वो उसमें सेक्शन है 154। हम्म। वो बड़ा क्लियर कट है कि कोई भी इंसान, कोई फैक्ट्री आपके पास कोई रुदाद लेके आता है हम्म। तो आप पे लाजिम है, बीइंग अ पुलिस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप पे लाजिम है कि आप उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो होती हैं दर्ज। आप उस पे इन्वेस्टिगेशन बाद का काम है। अगर वो एफआईआर दर्ज होती हैं तो हमारी अदालतों में हज़ारों लाखों लोग क्यों इस्तगासे लेकर आते हैं और क्यों जो है वो 22A और 22B की रिट्स लेके आते हैं। हम्म। अगर आपकी एग्जेक्टिव इतनी ही कानून पे अमल करती है, हम्म। आपकी बेसिक जो आपका सारी, देखिए अगर एग्जेक्टिव सही काम करना शुरू कर देना तो हमारी अदालतों पे बोझ कम हो जाएगा और हमारी अदालतें बेहतर और स्पीडी जस्टिस लोगों को देना शुरू कर देंगी। जब आपकी जब आप एक एफआईआर ही दर्ज नहीं होती और होती वो हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स तो होती हैं, फिर नहीं, ये इन्वेस्टिगेशंस भी देखें, ये होती हैं। बिल्कुल नहीं हो किसी को वो अच्छा, मैं किसी को बगैर डिफेंड नहीं फीस कर के रहा, नहीं होती। वहाँ मैं जो किसी को फीस दे डिफेंड नहीं कर रहा, जो फ्रंट डेस्क बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो एप्लीकेशन जाती है और बाकायदा उनको वो दे देते हैं, वो बिल कंप्लेन देने नंबर के वगैरह बाद दे जब देते तक आप फीस नहीं देते हैं। तब फीस कितनी होती है? वो इट वेरीज ना, जो जितना बड़ा ऑफेंस होगा उतनी बड़ी फीस होगी। ये कभी आपने फीस दी है? मैं तो लॉयर हूँ ना, मेरा काम तो नहीं है। कभी आप सादा इंसान, सादा लो इंसानों के नहीं, साथ मुझे गए हो, कोई लोगों के ऐसा साथ मेरी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो फिर आप ब्लेम लेकिन नहीं कर सकते इसका मतलब। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे पास जो फैक्ट्रीज आते हैं, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अब आपके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट ठीक अमल कर रही है, वो उधर आप अदालतों में ठीक अमल कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब असम्बली में ठीक अमल कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत। देखें, गवर्नमेंट और जुडिशरी को मैंने पहले भी कहा कि बैठना चाहिए। हम्म। गवर्नमेंट को अदलिया के साथ बैठे हम्म। और इसका कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालें कि निकलेगा? ताकि हम पंजाब, बिल्कुल निकल सकता है, अच्छा। बिल्कुल निकल सकता है, ताकि हम पंजाब के लोगों को सस्ता और बेहतरीन इंसाफ दें। यानी कि आप भी इत्तेफाक करते हैं कि पंजाब में जितने भी गैर कानूनी कब्जे हुए हुए हैं उनको वागजार होना चाहिए बिल्कुल होना और 90 चाहिए, दिन में लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट जैसे पंजाब विद हुकूमत करवा रही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये तरीका गलत है। हम्म। आपने जुडिशरी को आपने इसमें, सॉरी, जुडिशरी एग्जेक्टिव को ये इख्तियार तक भी नहीं दिया कि आप किसी को डिस्पोजेस करें, लेकिन आपकी एग्जेक्टिव जो है अभी से जो है वो इख्तियारात का तजावज़ कर रही है और उन्होंने खुद से ही लोगों को डिस्पोजेस करना शुरू कर दिया। यानी कि आप पंजाब हुकूमत से खुश हैं या नहीं है इस देखिए, संबंध में? मैं बीइंग अ लॉयर, हाँ जी। मैं अपनी लॉयर फ्रेटर्निटी के साथ खड़ा हूँ। मैं ऑनरेबल कोर्ट्स के फैसलों के साथ खड़ा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी प्रोटेक्शन, उसके मैं प्रोटेक्टर हूँ, उसका गारंटर हूँ। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे नाजरीन को देना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पंजाब हुकूमत ने भी ये जो बिल पास करवाया था तो ये भी आम शहरियों के लिए, आम लोगों को फ़ायदा देने के लिए था कि 90 दिन में उनको इंसाफ उनके घर की दहलीज पे मिलेगा। तो अब सस्पेंड हो गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें जो आम शहरियों को मिसगाइड किया जा रहा है और उनको ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि शायद वकला जो हैं वो इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं और हम्म। वकला नहीं चाहते कि लोगों को हक मिल सके। हम्म। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम वकला पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा हमने इंसाफ के लिए, हमने आइन की बालादस्ती के लिए और अदालतों की बालादस्ती और इंसाफ के लिए हमने तहरीकें चलाई और हमने लाठियाँ खाई हैं। हम्म। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट सीरियस है तो एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस पे पहले असम्बली में बाकायदा डिस्कशन हो, कमेटीज़ में डिस्कशन हो, हमारे वकला कम्युनिटी जो है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि एक लंबा दूरस तक पंजाब के लोगों को और रिलीफ मिल हमारा सके। बींगा कम्युनिटी, हमारा फ़ायदा है हम्म। कि अगर लोगों को सस्ता और बेहतरीन इंसाफ मिलता है। बट अगेन
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। हाँ, बिल्कुल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की हम कभी भी फेवर नहीं करेंगे ना। बहुत से आमिर भी आए, उन्होंने हमारे पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है वकला को दबाने की कोशिश की, लेकिन वकला कभी नहीं दबे। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हाँ, हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी आम शहरी हैं। लेकिन आप किसी कानून की आड़ में, किसी को फ़ायदा देने की आड़ में आप अदालतों की तजलील शुरू कर दें, आप किसी बेगुनाह को उसके घर से निकाल दें, एक किसी बोनाफाइडी परचेज़र को जिसने 10 करोड़ रुपया एडवांस पे पार्शियल पेमेंट करके जगह ली है, आप इस कानून की आड़ में वो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? वो सही। भी तो इसी मुल्क का शहरी है। आप ये चीज़ें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी करें। कि अब जुडिशरी को हुकूमत के साथ मिल के जो है इसका कोई दरमियाना हल निकालना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ जो है बेहतरीन और जल्दी बर वक्त मिल सके, आइन के मुताबिक आइन के मिले। मुताबिक मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। कमर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये पिटीशन भी इन्होंने दायर की ताहिर साहब की जानिब से, जिनका मुकाबला था पंजाब हुकूमत के साथ, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो मौजूदा है कि वो मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो पंजाब प्रोटेक्शन जो ऑर्डिनेंस था ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो सस्पेंड कर दिया है। लेकिन आवाम की मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 200 से ज़ायद पटिशन्स जो हैं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी हैं। देखना यह है कि पंजाब हुकूमत अब अगला लाहे अमल क्या करेगी और जुडिशरी क्या करेगी। क्या मिल बैठ कर कोई दरमियाना हल निकाला जाएगा जिससे आम शहरियों को जो है इंसाफ पर वक्त मिलेगा? ये क्या होगा अगला देखते हैं। जो भी सिचुएशन होती है वो ज़ाहिर-सी बात है आवाम के सामने लाएंगे। अभी ज़ाहिर-सी बात है पंजाब गवर्नमेंट इसे चैलेंज भी करेगी और इसके ऊपर जो है वो चीज़ें भी डिस्कस होगी, फिर जुडिशरी मिलकर बैठेगी। तो सवाल यही है कि आम आदमियों को इंसाफ मिलना चाहिए, आम शहरियों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका भी राइट है। और जिस तरह आर्टिकल 10A की बात की जा रही है तो आम शहरियों का भी उतना ही हक है जितना कि किसी भी ताकतवर शख्स का। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।